हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी जहानाबाद की रहने वाली मंजली की है और चलिए इस कहानी को हम उन्हीं के नज़रिया से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मंजली है और मैं जहानाबाद में अपनी दीदी के साथ रहती हूँ। लेकिन जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उस समय मेरे साथ हुई थी जब मैं एक पीजी में रहती थी। वह रात मेरे जीवन की सबसे काली और भयंकर रात थी। उस रात को मैंने मौत को अपने बहुत ज़्यादा करीब से देखा था, इतने ज़्यादा करीब से कि मैं आप लोगों को शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती। उसका वो भयानक चेहरा, उसकी वो हल्की हल्की डरावनी मुस्कान और गुस्से से भरी हुई आँखें और उसकी वो नाक में पहनी हुई लंबी सी नथ, वो तो उसके उस डरावने रूप को और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। उस दिन अगर सही समय पर मैं वह कदम न उठाती तो शायद आज आप लोगों को ये कहानी सुनाने के लिए मैं ज़िंदा नहीं होती और अब तक तो मैं उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी होती। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो मैं आप लोगों को इतना बड़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ। तो चलिए अब इस चीज़ के बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दरअसल जब मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए मेरे शहर भोपाल से दिल्ली आई थी तभी मेरी दीदी ने मुझे कह दिया था कि तू किराए के कमरे पर रहने के बजाय मेरे घर पर ही रह लेना। लेकिन मैं क्या है कि शुरू से ही थोड़ी स्वाभिमानी टाइप की लड़की हूँ, इसीलिए मैंने उनसे कहा था कि मैं तो अकेली ही रहूँगी, मुझे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा यही एक फैसला मेरे जीवन में एक रात इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। घर से आने के बाद मैंने पुरानी दिल्ली में एक किराए का कमरा ले लिया था। पुरानी दिल्ली में इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पर बाकी की जगहों की तुलना में किराया थोड़ा कम रहता है और इसीलिए मैंने वहीं पर पीजी में एक कमरा ले लिया था। दरअसल वो कमरा नहीं था, बल्कि आप उसे फ्लैट ही समझे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि वो उस पीजी में चौथे माले पर था और उसमें एक कमरे के साथ साथ एक हॉल, एक किचन और बाकी की सारी सुविधाएं भी थीं। उस पूरे मकान में मैं अकेले ही रहती थी। सुबह सुबह अपनी पढ़ाई खत्म करके दिन में कोचिंग चली जाती थी और शाम के वक्त वापस आकर फिर से पढ़ाई करने लगती थी। जब वह घटना मेरे साथ हुई उस वक्त बारिश का मौसम था और उस रात भी काफ़ी बारिश हो रही थी। बारिश ज़्यादा तो नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार रिमझिम तरीके से बरसे ही जा रही थी और इसी वजह से 2-3 दिन से मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुहावना और ठंडा हो रखा था। लेकिन क्योंकि आप जैसा कि जानते ही होंगे कि बारिश के मौसम में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है और मुझे शुरू से ही बारिश के मौसम में ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है, क्योंकि बारिश के मौसम में हर तरफ गंदगी ही गंदगी रहती है। और उस वक्त मेरे कमरे पर खाने का राशन खत्म हो गया था। मैं दिन में पढ़ाई में इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि मुझे याद ही नहीं आया कि आज मेरी रसोई में खाने का सामान खत्म हो गया है। और जब मैं रात को 10 बजे अपनी पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई करते करते ही मुझे थोड़ी भूख का एहसास होता है और तभी मैं कुछ बनाने का सोचती हूँ। लेकिन जब रसोई में जाकर देखती हूँ तो वहाँ पर तो राशन ही खत्म हो रखा था, कुछ एक आध चीज़ ही बची थी। तभी मैं सोचती हूँ कि इतनी बारिश में अब इतनी रात को कौन बाहर जाएगा। लेकिन उस वक्त मुझे भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही थी, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि क्यों ना हमेशा की तरह ही आज भी बाहर से ही कुछ ऑर्डर करके खाने के लिए मंगवा लेते हैं। दरअसल मैं हमेशा ही जब भी मुझे कुछ चटपटा खाने का मन होता था तो बाहर जाकर खाने की बजाय मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके ही अपने मकान पर ही मंगवा लेती थी, क्योंकि मुझे बाहर जाकर सड़क के बगल में लगे हुए चाट के ठेले पर खाने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। इसीलिए मेरी शुरू से ही आदत थी कि मैं बाहर से ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा लेती थी और फिर अकेली बैठकर अंदर आराम से खाती थी। और उस दिन भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ही विचार आता है। लेकिन तभी मैं सोचती हूँ कि इतनी बारिश में आखिर कौन खाना डिलीवर करने के लिए आएगा। लेकिन तभी मैं सोचती हूँ कि चलो एक बार ऑर्डर करके देख लेते हैं। और जब मैंने खाना ऑर्डर किया तो वह खाना मुझे उस वक्त अवेलेबल मिल गया था
और उस खाने को ऑर्डर करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए वापस बढ़ जाती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे लगभग आधे घंटे का समय दिख रहा था कि खाना मेरे तक पहुँचने में लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा, और इसीलिए मैं फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। अभी मुझे अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे कि तभी मेरे मकान की डोरबेल बजती है, और जब मैं फ़ोन की तरफ देखते हुए टाइम देखती हूँ तो उस वक्त मैं सोचती हूँ कि अभी तो सिर्फ 20 मिनट ही हुई हैं और इतनी जल्दी खाना कैसे आ सकता है। पर मुझे लगा कि शायद कोई पास में ही डिलीवरी अवेलेबल होगी, इसीलिए इतनी जल्दी खाना आ गया है। इसके बाद मैं उठकर अपने मकान के दरवाजे तक जाती हूँ और दरवाज़ा खोलती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो एक पल के लिए तो मैं चौंक जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त जो शख्स मेरे सामने खड़ा था वो कोई फूड डिलीवरी बॉय नहीं लग रहा था, बल्कि उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अजीब था, और ना ही उसने कोई खाना डिलीवर करने वाली ड्रेस पहन रखी थी, और उसका चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा और अजीब सा था। उसका चेहरा इतना ज़्यादा अजीब था कि उसको देखकर मैं ये भी नहीं समझ पा रही थी कि ये कोई आदमी है या औरत। इसके साथ साथ ही मुझे उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा अलग सी चीज़ दिखाई देती है, जो कि रात के उस वक्त कोई भी खाना डिलीवर करने वाला शायद ही पहनता होगा। दरअसल उसने अपनी नाक में एक नथ पहन रखी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नथ का मतलब समझ गए होंगे। अब मुझे ये तो नहीं पता है कि आपकी भाषा में नथ को क्या बोला जाता है, लेकिन यह एक औरतों का नाक में पहनने का गहना यानी कि आभूषण होता है। अचानक से दरवाज़ा खोलते ही जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकलती है, जी बोलिए क्या काम है। तो वह जो कोई भी मेरे सामने था वो मुझसे कहता है कि आपने खाना ऑर्डर किया था और मैं आपका खाना लेकर आया हूँ। और मेरे से इतना कहने के बाद वो अपने कंधों पर लटके हुए बैग से एक बॉक्स निकालता है और वो मुझे देता है। लेकिन जब उसने मुझे यह बात बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो उसकी आवाज़ मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। उसकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा बेस था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ उस बारिश के मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा गूंज रही थी। लेकिन तभी मैं सोचती हूँ कि मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और मुझे तो अपना खाना लेकर इसको पैसे देने से मतलब रखता है। लेकिन तभी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ख्याल आता है और मैं उससे एक चीज़ पूछ लेती हूँ कि तुम कौन हो और ये तुमने अपनी नाक में नथ क्यों पहन रखी है। लेकिन मेरे इतना पूछते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मुझसे कहता है कि तुम जैसे लोग ही हमें समाज में जीने नहीं देते। अगर हम इज्जत से कमाकर कुछ खाना चाहते हैं तो आप लोगों के ताने हम लोगों को छलनी कर देते हैं और इसी वजह से हम लोगों को वैसा काम करना पड़ता है। तभी मैं उससे कहती हूँ कि कैसा काम, किस काम की बात कर रहे हो तुम। तो वो मुझे अचानक से कहता है कि वो तो अभी थोड़ी देर में ही तुम्हें पता चल जाएगा। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ और उससे कहती हूँ कि जिस काम के लिए आए हो अपना वो काम करो और जाओ यहाँ से। इसके बाद मैं उससे वो खाना लेती हूँ और उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती हूँ। दरअसल मैं उससे खाना लेकर अंदर पैसे लेने के लिए गई थी, लेकिन जब मैं पैसे लेकर वापस मेन गेट की तरफ आई तो मैंने देखा कि वो मेरे घर के काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुका था और उसको इस तरह से मेरे घर के अंदर आता हुआ देखकर मैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ। मैं उससे कहती हूँ कि तुम्हें कहा था ना वहीं पर बाहर रुकने के लिए, तुम बिना पूछे अंदर कैसे आए। तभी वो एक तक मेरी तरफ देखता है और अजीब तरीके से मुस्कुराता है। जब वो मुस्कुराता है तो मेरी नज़र उसके होठों की तरफ जाती है और जब मैंने गौर से उसके होठों की तरफ देखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे उसने अपने होठों पर लिपस्टिक भी लगा रखी है। और उसको देखकर मैं सोचती हूँ कि ये कैसा फूड डिलीवरी बॉय है। इसके बाद मैं उससे कहती हूँ कि चलो बाहर निकलो, अपने पैसे पकड़ो और जाओ यहाँ से। अभी मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी वो मुझसे कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आप मुझे बस एक गिलास पानी दे दीजिए। उसकी यह बात सुनकर मैं सोचती हूँ कि इंसानियत के नाते मुझे इसे पानी तो पिला ही देना चाहिए, लेकिन मैं उससे कहती हूँ कि तुम पहले बाहर जाओ और मैं तुम्हारे लिए वहीं पर पानी लेकर आती हूँ। उसके बाद मैं उसे पैसे देती हूँ और उसके लिए अंदर किचन में पानी लाने के लिए चली जाती है। जब मैं किचन में उसके लिए गिलास में पानी डाल रही थी तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि अब तो मौसम वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा है और ऐसे मौसम में भी इसको इतनी ज़्यादा प्यास कैसे लग रही है कि ये पानी पीने के लिए बिना पूछे ही घर के अंदर तक आ गया। तभी मैं उसको जाकर वो पानी का गिलास दे देती हूँ। इसके बाद वो उस गिलास को होठों से लगाकर ही पानी पीने लगता है। एक बार तो मैं उसे कहने ही वाली थी कि गिलास को मुंह क्यों लगा रही हो, पर मैंने सोचा कि ठीक है,
अपन बाद में साफ कर लेंगे। वैसे भी वो गिलास कांच का ही था, तो मैंने सोचा कि इसके जाने के बाद गिलास को धो लेंगे। इसके बाद उसने उस गिलास से सिर्फ आधा पानी ही पिया और मुझे वह गिलास वापस लौटा दिया और फिर मैंने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं वापस किचन में नहीं जाती हूँ, बल्कि उस पानी के गिलास को वहीं पर एक टेबल पर रख देती हूँ। और उस वक्त क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं सोचती हूँ कि पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद ही इन सभी चीज़ों को साफ कर लूँगी। इसके बाद उस खाने के बॉक्स को मैं उठाती हूँ और खड़ी खड़ी ही उसे एक टेबल पर रख कर खोलने लगती हूँ। लेकिन जैसे ही उस बॉक्स को मैं पूरा खोलती हूँ, तो उस बॉक्स के अंदर जो कुछ था उसको देखकर मेरी तो रूह ही कांप जाती है। मेरी दिल की धड़कन अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मेरे शरीर से डर के मारे बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता है। और उसे देखने के बाद मैं डर के मारे उछलकर उस बॉक्स से 2-3 कदम पीछे हो जाती हूँ। और उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने ये क्या देख रही हूँ और ये हो भी कैसे सकता है। उस वक्त मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों के सामने वो मंजर ही कुछ इस तरह का था कि अगर कोई छोटा बच्चा उस चीज़ को देख लेता तो उसका तो वहीं पर भय भर जाता। दरअसल जैसे ही मैंने उस बॉक्स को खोला तो उस बॉक्स के अंदर उसी इंसान का कटा हुआ सिर रखा था जिसने मुझे अभी कुछ देर पहले ही वो बॉक्स दिया था और जो मेरे से पीने के लिए पानी भी मांग रहा था। अब उसकी कटी हुई मुंडी बिल्कुल उस बॉक्स के अंदर रखी हुई थी और उसकी नाक में भी वो नथ बिल्कुल उसी प्रकार से लगी हुई थी जिस प्रकार से उसने मुझसे बात करते वक्त वो नथ पहन रखी थी। और उसके सिर के बाल औरतों की तरह काफ़ी ज़्यादा लंबे थे और वो बिल्कुल बिखरे हुए थे। जब मैंने उस बॉक्स को खोला तो उस मुंडी को देखते ही मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन उस वक्त उसकी आंखें बंद थीं, जैसे कोई मरे हुए इंसान की होती है, ठीक वैसे ही। अब उसे देखने के बाद जैसे ही मैं डर कर उससे थोड़ा पीछे हुई तो अचानक से किसी जिंदा इंसान की तरह वो अपनी आंखें खोलता है और मेरी तरफ देखकर उसके मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जैसे कोई जिंदा इंसान देखकर मुस्कुराता है, ठीक उसी तरह। अब ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा भयंकर और डरावना था। वो चीज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि इस वक्त मैं उसे पूरी तरीके से शब्दों में पिरोकर आप लोगों के सामने नहीं रख सकती हूँ। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि डर के मारे मेरा यहीं पर यूरिन निकल जाएगा। अब किसी हस्तमा के मरीज की तरह मैं ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी और मेरी आंखें फटी की फटी रहकर उस मुंडी की तरफ देख रही थी। अभी मकान के अंदर ये सब चल ही रहा था कि तभी मेन गेट से किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है और उस वक्त जो कोई भी बाहर था वो इतनी तेज़ मेरे गेट को खटखटा रहा था कि जैसे वो बस अभी दरवाजे को तोड़ ही देगा। तभी मैं सोचती हूँ कि दरवाजे पर तो डोरबेल भी लगी हुई है, तो फिर जो कोई भी बाहर की तरफ है वो डोरबेल को क्यों नहीं बजा रहा है। लेकिन उस वक्त मेरी आंखों के सामने जो नज़ारा था उसको देखकर मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा भयंकर और डरावनी स्थिति में थी और उस वक्त तो मैं भी भागकर बाहर जाना चाहती थी। इसीलिए मैं दौड़कर मेन गेट की तरफ जाती हूँ और पटाख से दरवाज़ा खोलती हूँ। और दरवाज़ा खोलते ही मैंने जो मेरी आंखों के सामने देखा उसे देखने के बाद मैं डर के मारे उछलकर धड़ाम से फर्श पर गिर जाती हूँ। और अब जो मेरी आंखों के सामने था वो धीरे धीरे अपने कदमों को मेरे घर के अंदर की तरफ बढ़ा रहा था और उसको अपने कदमों को मेरी तरफ बढ़ाते हुए देखकर मैं फर्श पर पड़ी पड़ी ही अपने हाथों के बल पीछे की तरफ खिसक रही थी। और उस वक्त मेरे मुंह से सिर्फ यही आवाज़ निकल रही थी कि नहीं नहीं, क्योंकि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उस वक्त दरवाज़ा खोलते ही मेरे सामने वही इंसान खड़ा था जो अभी कुछ देर पहले मुझे वह बॉक्स देकर गया था जिसमें उसी की कटी हुई मुंडी रखी हुई थी। और अब वो मेरे बिल्कुल सामने था। उस वक्त उसको इस तरह से मेरे सामने और उसकी कटी हुई मुंडी को उस बॉक्स में देखकर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक ही इंसान का सिर एक ही समय में 2 जगह पर कैसे हो सकता है। लेकिन उस वक्त तक उसको देखकर मुझे ये तो समझ में आ चुका था कि ये कोई जिंदा इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई बहुत ही बुरी शैतानी आत्मा या फिर कोई चुड़ैल या पिशाच है और आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उस वक्त जब मैं अपने हाथों के बल फर्श पर पीछे की तरफ रेंग रही थी
तो मुझे इस तरह से अपनी जान बचाने के लिए तड़पता हुआ देखकर वो बुरी आत्मा या जो भी कोई चुड़ैल थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और अब वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगती हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने भी लगती हैं। अभी ये सीन काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चल रहा था। मैं धीरे धीरे अपने हाथों के बल पीछे खिसक रही थी और वो धीरे धीरे अपने कदमों को मेरी ओर बढ़ा रही थी। अब मैं खिसकते खिसकते पीछे की तरफ मेरा जो किचन था उसके अंदर पहुंच चुकी थी और वो भी उस किचन के बाहर की तरफ आ चुकी थी। अब मेरे लिए तो पीछे खिसकने के लिए जगह ही नहीं बची थी और वो अब भी मेरी तरफ ही अपने कदमों को बढ़ा रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे सिर्फ डरा डरा कर ही मारना चाहती है, क्योंकि वो सब चलते हुए लगभग 10 मिनट का समय हो चुका था और अगर उसे मुझे मारना ही था तो वो मुझे वैसे भी मार सकती थी, लेकिन शायद वो मुझे डरा डरा कर मारना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि उसके हमला करने से पहले ही मैं डर के मारे ही मर जाऊं। अब वो मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुकी थी, लेकिन तभी मेरी नज़र किचन में रखे हुए मिर्ची के डब्बे की तरफ जाती है और उस वक्त मैं सोचती हूँ कि मरना तो आज मुझे वैसे भी है, तो क्यों ना मरने से पहले अपने आप को बचाने के लिए एक कोशिश की जाए, शायद यह कोशिश मेरी जान बचा ले। तभी मैं अचानक से उस मिर्ची के डब्बे को उठाती हूँ और उसे खोलकर उसको उस चुड़ैल की आंखों में डाल देती हूँ। वो सब मैंने इतनी जल्दी किया था कि उस चुड़ैल को कुछ समझ में ही नहीं आया था और उसकी आंखों में मिर्ची डालते ही मैं पूरी हिम्मत करके वहाँ से उठती हूँ। उस वक्त वह चुड़ैल तो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को दबाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी। तभी मैं उठकर उसको साइड में जोर का एक धक्का देती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसको धक्का देने के लिए छूती हूँ तो मुझे एक जोर का करंट सा लगता है और वह करंट इतनी ज़्यादा तेज था कि जिस हाथ से मैंने उसको छुआ था मेरा वो हाथ भी थोड़ा सा जल गया था। लेकिन उस वक्त मैं अपनी जान बचाने पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ और तुरंत उस मकान से बाहर की तरफ दौड़ने लगती हूँ और अब मैं उस मकान से निकलकर बदहवास होकर सीढ़ियों में नीचे की तरफ आ रही थी। अभी मैं उस मकान से 3 माला नीचे आ गई थी, यानी कि उस वक्त मैं सीढ़ियों में ग्राउंड फ्लोर पर आ गई थी। लेकिन तभी मुझे उन सीढ़ियों के कोने में उस चुड़ैल की वही कटी हुई मुंडी दिखाई देती है और वह मुंडी अब मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी मैंने सोच लिया था कि अगर आज मैं इससे डरकर यहाँ पर रुक गई तो ये मुझे पक्का मार देगी। तभी मैं गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती हूँ और उसे एक जोर की लात मारती हूँ और मेरे लात मारते ही वो मुंडी किसी गेंद की तरह उछलती हुई बाहर ग्राउंड की तरफ चली जाती है और वहाँ पर गायब हो जाती है। लेकिन उसको लात मारते ही मेरे पैर में एक बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और जब मैं अपने पैर की तरफ देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मैंने जिस पैर से उस मुंडी को लात मारी थी मेरे उस पैर की सभी उंगलियों के नाखून गायब थे, यानी कि उनके नाखून ही उखड़ चुके थे और उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था। वो दर्द इतना ज़्यादा भयंकर और असहनीय था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसके बाद मैं उस पैर से चल भी नहीं पा रही थी। उस वक्त बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, इसी वजह से ग्राउंड में मुझे ज़्यादा लोग दिखाई भी नहीं दे रहे थे। लेकिन तभी अचानक से मुझे उस ग्राउंड में 1-2 लोग दिखाई देते हैं जिनको मैं आवाज़ लगाकर बुलाती हूँ और मेरी यह हालत देखकर वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद मुझे वो लोग अस्पताल में लेकर जाते हैं और उन लोगों को मैं अपनी दीदी का मोबाइल नंबर देती हूँ, जिसके बाद वो लोग उन्हें फ़ोन करके अस्पताल में बुलाते हैं और जब मेरी दीदी मेरे पास आती हैं तो मैं उन्हें मेरे साथ हुई सारी घटना बताती हूँ। इसके बाद 2-3 दिन के इलाज के बाद डॉक्टरों ने मुझे छुट्टी दे दी थी, लेकिन अभी भी मेरे उस पैर पर पट्टियाँ बंधी हुई थीं। इसके बाद मुझे दीदी के घर पर शिफ्ट कर दिया जाता है और मैं वहाँ पर भी लगभग 1 महीने तक बेड रेस्ट पर ही रही थी। लेकिन इस बेड रेस्ट के दौरान दीदी ने घर पर एक बाबा को बुलाया था। इसके बाद बाबा ने मुझे उस दिन मेरे साथ हुई उस घटना के बारे में पूछा और मैंने उन्हें मेरे साथ हुई सारी घटना शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरीके से बताई। तभी उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया और मुझसे कहा कि आज के बाद कभी भी उस इलाके में वापस मत जाना और घर से बाहर कहीं भी जाओ तो अकेले मत जाना और अकेले किराए के कमरे पर रहने की बात को तो अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना। उस दिन के बाद से लेकर आज तक मैं अपनी दीदी के घर पर ही रहती हूँ और यहीं पर पढ़ाई करती हूँ। लेकिन उस हादसे के सदमे से निकलने में मुझे लगभग 6 महीने का वक्त लगा था। 6 महीने तक तो मुझे हर टाइम ऐसा ही लगता था कि वो मेरे अगल बगल में ही है और वो कभी भी मुझे मार सकती है।
लेकिन आज तक भी हमें उस चीज़ का पता नहीं चल पाया कि आखिर वह चीज़ क्या थी। वो जो बाबा घर पर आए थे उन्होंने भी हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने हमें सिर्फ इतना बताया कि अगर मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में बता दूंगा कि वो कितनी ज़्यादा खतरनाक थी, तो तुम लोग जितना अब डर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा उसके बारे में जानने के बाद डर जाओगे। लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी बात यही है कि तुम उसके चंबुल से बच गए और अब उसका तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन तुम्हें हर वक्त ये ध्यान रखना है कि तुम्हें कभी भी किसी भी जगह पर अकेला नहीं रहना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।